नमस्कार दोस्तों, एमबी वेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दोस्तों आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आपको पता है अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस करते हो तो इससे आपको काफी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस की और देखेंगे कि कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है। दोस्तों उसके बाद देखेंगे हम इसका बिजनेस एनालिसिस, क्योंकि इसका बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे इसका टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट के ऊपर देखेंगे कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है और कहाँ पे इसके बाइंग लेवल्स बनते हैं। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे इसके SWOT एनालिसिस की कि कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या क्या है। दोस्तों उसके बाद आता है इसका टारगेट। हम बात करेंगे कि आने वाले समय में ये कितना रिटर्न दे सकता है। और दोस्तों लास्ट में इस स्टॉक के ऊपर मेरी क्या ओपिनियन है कि मैं इसको बाई करूंगा या नहीं करूंगा, अगर बाई करूंगा तो क्यों करूंगा, अगर इसको बाई नहीं करूंगा तो मैं क्यों नहीं करूंगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आदित्य बिरला कैपिटल ये फिलहाल 41 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी रिटर्न प्रोफाइल देखते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं 1 ईयर का, तो 1 ईयर में इसने नेगेटिव में -57% का रिटर्न दिया है। अगर हम बात करते हैं 3 ईयर की, तो 3 ईयर का डेटा अवेलेबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी सितंबर 2017 के अंदर लिस्ट हुई थी। मतलब लिस्ट नहीं हुई थी, एक डीमर्जर हुई थी ग्रिसिम इंडस्ट्रीज से। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं उसके कुछ फंडामेंटल्स की। दोस्तों इसकी बुक वैल्यू है 43। अगर हम इसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं एनुअल, तो लगभग 10 रुपये के आसपास है। और अगर हम इसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं लास्ट 12 मंथ का, तो 13 है। अगर हम इसका अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो लगभग 3.28 है। अगर इसका मार्केट कैप देखते हैं तो लगभग 90 इसका मार्केट कैप है। एक मिड कैप कंपनी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की। दोस्तों इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 0.99, जो कि काफी अच्छा है। मतलब अपने बुक वैल्यू से काफी सस्ते रेट पे अवेलेबल है। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके एवरेज पी की। इसका हिस्टोरिकल पी कितना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो इसका हिस्टोरिकल पी है लगभग 26 के आसपास की। जो फिलहाल पी है उसका लगभग 13, वो इसके हिस्टोरिकल पी से लगभग आधा है। और दोस्तों 5 ईयर का डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसकी अर्निंग पर शेयर ग्रोथ 0 दिखा रखी है। और पीजी भी इसका डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका पीजी भी नहीं दिखा रखा। और कंपनी डिविडेंड देती नहीं है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके रेवेन्यूज की, कि जैसा कि आप देख पा रहे हो कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 2015 के अंदर तो कंपनी लगभग 77,000% का रेवेन्यू ग्रोथ किया। इतना भी कोई रेवेन्यू ग्रोथ करता है क्या यार। और 2016 के अंदर लगभग 35% रेवेन्यू ग्रोथ किया। 2017 के अंदर 60% से, 2018 के अंदर 131% से और 2019 के अंदर 14% से। फिलहाल देखा जाए तो 2019 के अंदर इसने थोड़ा कम रेवेन्यू ग्रोथ किया है। अगर हम इसका रेवेन्यू ग्रोथ का परसेंटेज देखते हैं, तो अगर एवरेज परसेंटेज 5 ईयर के निकालते हैं तो लगभग 436%। मतलब कमाल है यार, इतना रेवेन्यू ग्रोथ, गजब का रेवेन्यू ग्रोथ किया है दोस्तों। अगर 3 ईयर में देखते हैं तो 61% का रेवेन्यू ग्रोथ है। अगर 1 ईयर में देखते हैं तो 14% का। दोस्तों अगर हम किसी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 15% होता है तो काफी अच्छा माना जाता है, तो 1 ईयर में भी हम इसका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा मान सकते हैं। लेकिन इसने पास्ट में काफी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ किया है, उसके मुकाबले अगर इसका कंपेरिजन करें तो इसने काफी वीक परफॉर्मेंस किया है। दोस्तों अब हम इसका अगर क्वार्टरली रेवेन्यूज देखते हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इसका जो रेवेन्यू है वो स्टेबल नहीं है, कभी ऊपर चला जा रहा है, कभी नीचे चला जा रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कि कंपनी का जो जून का क्वार्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हो जून 2018 के अंदर कंपनी ने नेगेटिव में जो रेवेन्यू ग्रोथ की थी 27%, और जून 2019 के अंदर भी कंपनी ने -22% की नेगेटिव ग्रोथ की थी। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कंपनी के लिए जो जून का क्वार्टर है वो बहुत ही मुश्किल भरा होता है, स्ट्रगल करती है जून के क्वार्टर में। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट रेशियो आता है इक्विटी डायल्यूशन ग्राफ। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट रेशियो होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो कंपनी के जो प्रमोटर है वो अपनी ओनरशिप कम तो नहीं कर रहे हैं, या अपने शेयर किसी को बेच तो नहीं रहे हैं, या अपने शेयर डायल्यूट तो नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कंपनी का जो इक्विटी डायल्यूशन ग्राफ है वो काफी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि 2017 के अंदर कंपनी का डीमर्जर हुआ था, इसलिए ये इतना कंफ्यूजिंग है। इसका जो कंफ्यूजन है वो हम क्लियर करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। दोस्तों उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो किसी भी कंपनी के लिए, डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो है 5.88, मतलब कंपनी के ऊपर काफी कर्जा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, 2018 से 2019 के बीच में कंपनी ने अपना डेप्ट बढ़ाया है, जो काफी नेगेटिव है कंपनी के लिए।
उसके बाद बात करते हैं दोस्तों करंट रेशियो। करंट रेशियो तो आपको पता ही है, करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी। दोस्तों कंपनी का करंट रेशियो 1.84, जो कि ठीक ठाक माना जा सकता है, क्योंकि अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो 2 के आसपास होता है तो काफी अच्छा माना जाता है। और सबसे इंपोर्टेंट बात दोस्तों, 2018 से 2019 के बीच में कंपनी ने अपना जो करंट रेशियो वो इंप्रूव किया है, ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। दोस्तों उसके बाद आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दोस्तों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। जो आपने मेरी पिछली वीडियोज में काफी देखा होगा कि कंपनीज का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है। अगर आप सिंपल भाषा में समझते हो, सिंपल भाषा में आपको बताएं तो अगर मान लो कोई कंपनी, आपने 100 रुपए का लोन ले रखा है, अगर आप उसके 2 रुपए इंटरेस्ट दे रहे हो तो आप उसके गुना में कितने पैसे कमा रहे हो। मान लो आप 2 रुपए का तो इंटरेस्ट दे रहे हो, अगर आप मान ली 4 रुपए कमा रहे हो तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2 गुना हो जाएगा। अगर आप 8 कमा रहे हो तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4 गुना हो जाएगा। तो ऐसे कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफी वीक है, 1.2 है। कंपनी इतना इंटरेस्ट दे रही है क्योंकि कंपनी के ऊपर इतना कर्जा है, तो जो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो भी काफी वीक है। दोस्तों उसके बाद आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15% होता है तो काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन कंपनी का लगभग 10 के आसपास है, तो काफी ठीक ठाक ही मान सकते हैं हम, वीक भी नहीं मान सकते और काफी अच्छा भी नहीं मान सकते, मीडियम मान सकते हैं, एवरेज। उसके बाद दोस्तों आता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट रेशियो होता है किसी भी कंपनी के लिए कि कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अगर कंपनी 100 रुपए की सेल्स करती है तो लास्ट में हैंड में उसके पास कितने बच जाते हैं। तो दोस्तों अगर कंपनी 100 रुपए की सेल्स करती है तो लास्ट में उसके हैंड में लगभग 6 रुपए के आसपास बच जाते हैं, या 5.5 रुपए के आसपास बच जाते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट वर्सेज रेवेन्यू। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लास्ट 5 ईयर में काफी ग्रो हुआ है, लेकिन जो उसका प्रॉफिट है वो बहुत ही कम ग्रो हुआ है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो अगर लास्ट 3 ईयर में देखते हैं तो जो रेवेन्यू है वो लगभग 61% के हिसाब से ग्रो हुआ है। अगर हम नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो लगभग 18% है। अगर हम 1 ईयर का देखते हैं तो जो रेवेन्यू है वो 14% के हिसाब से ग्रो हुआ है। अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो लगभग 5.7%। तो मतलब कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही कम है, तो इस वजह से कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है। ये कंपनी के लिए काफी बड़ा इशू है। उसके बाद दोस्तों आता है फ्री कैश फ्लो। दो कंपनी की सबसे खराब बात आती है, सबसे नेगेटिव बात आती है, वो है इसका फ्री कैश फ्लो। कंपनी के पास नेगेटिव में 10,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। दोस्तों फ्री कैश फ्लो किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर किसी बैड सिचुएशन में कंपनी फंसती है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका फ्री कैश फ्लो। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जैसे कि आप देख पा रहे हो, प्रमोटर है ग्रासिम इंडस्ट्री और उसके पास इसके स्टेक है लगभग 68.16%। अब बात करते हैं एफआईज की। दोस्तों लगभग 125 एफआईज ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है और लगभग 2.18% का होल्ड एफआईज ने भी ले रखा है। और दोस्तों अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड की 50 स्कीम्स ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है और 1.5% का स्टेक म्यूचुअल फंड के पास है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जो अपने एनआईआई है, जो छोटे इन्वेस्टर है, स्मॉल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं, उनके पास लगभग 14.77% की हिस्सेदारी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सभी ने, इस प्रमोटर्स ने, एफआईज ने, म्यूचुअल फंड ने, इंश्योरेंस ने और एनआईआई ने, सभी ने नेगेटिव में अपना इस स्टेक कम किया है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन उसके अपोजिट अगर हम डीआईज देखते हैं, अपने डीआईज ने इसके अंदर लगभग 4% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट बात है इस कंपनी के लिए, क्योंकि जब सभी इसके अंदर अपना जो शेयर्स बेच रहे हैं, प्रमोटर्स भी अपनी स्टेक डिक्रीज कर रहे हैं, एफआईज भी डिक्रीज कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी डिक्रीज कर रहे हैं, इंश्योरेंस भी डिक्रीज कर रहे हैं, और जो रिटेल इन्वेस्टर वो भी डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन डीआईज वो खरीद रहे हैं। तो ये काफी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसका बिजनेस एनालिसिस। दोस्तों कंपनी का बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों कंपनी 4 सेगमेंट में काम करती है, इंश्योरेंस, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और एडवाइजिंग। तो पहले अगर हम इसको इंश्योरेंस सेक्टर देखते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मल्टीप्लाई वेलनेस, मोटर इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस। उसके बाद हम अगर इसका इन्वेस्टिंग बिजनेस देखते हैं तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक एंड सिक्योरिटीज, वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, पेंशन फंड और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हम अगर इसका फाइनेंसिंग सर्विस देखते हैं तो होम फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, एसएमई फाइनेंस, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज फाइनेंस और मोर्टगेज फाइनेंस। तो दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग फाइनेंस करती कंपनी, लगभग सभी प्रकार के फाइनेंस करती है। उसके बाद दोस्तों लास्ट आता है इसका एडवाइजिंग। दोस्तों कंपनी एडवाइजिंग फर्म भी है, जैसे उसका 2 प्लेटफॉर्म है, मनी फॉर लाइफ पार्टनर और एबीसी ऑफ मनी, ये इसके एडवाइजिंग प्लेटफॉर्म है। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो शायद आप जानते या नहीं जानते मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको बताना बहुत जरूरी है कि कंपनी की जो एक और भी कंपनी है, इसकी जो सब्सिडियरीज कंपनी है उसका नाम है आदित्य बिरला मनी, जो फिलहाल लगभग 25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। और दोस्तों अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो कि जो प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग आदित्य बिरला कैपिटल, लगभग 73.8% की जो हिस्सेदारी वो आदित्य बिरला कैपिटल के पास है। तो दोस्तों ये काफी वो अजीब लगा या फिर कंफ्यूजिंग है, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे इसके क्या कंफ्यूजिंग है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसका चार्ट एनालिसिस की। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी का जो चार्ट है वो 2017 से है। 2017 के अंदर कंपनी का डीमर्जर हुआ था और इसने अपना हाई बनाया था
255 रुपए के आसपास। लेकिन उसके बाद लगातार कंपनी के अंदर गिरावट होती है और फिलहाल इसने अपना जो लो बनाया है, लाइफ टाइम लो, वो 38 रुपए के आसपास बनाया है। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कंपनी का लगभग एक जो रेंज है उसके अंदर 17 महीने कंपनी ने उसके अंदर ट्रेड किया है। लगभग 17 कैंडल्स है, 17 महीने की कैंडल है, उसके अंदर कंपनी ने ट्रेड किया है। ये रेंज है लगभग 80 रुपए के आसपास से 115 के आसपास ये रेंज है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसका सपोर्ट देखते हैं तो लगभग इसका लाइफ टाइम लो 38 है, उसके आसपास इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी इसको तोड़ती है तो नीचे कहीं भी जा सकती है, कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि उस पहले का चार्ट अवेलेबल है नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कंपनी का रेजिस्टेंस देखते हैं लॉन्ग टर्म में, तो कंपनी का 80 रुपए के ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल है। अगर कंपनी 80 रुपए तोड़ती है तो उसके बाद उसको 115 का जो लेवल है वो तोड़ना उसके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी उस लेवल को तोड़ती है 115 को, तो कंपनी को फिर मल्टी बैगर बनने से शायद ही कोई रोक पाए। दोस्तों ये तो होगी लॉन्ग टर्म की बात। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, वन डे की कैंडल देखते हैं। दोस्तों जो कंपनी वन डे की कैंडल है उसके ऊपर जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो काफी अच्छा सूट करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी का जो हाई है 115, वहां पे कंपनी 2 बार टच किया लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाया। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं उसके आगे की। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी का जो 98 के रुपए के आसपास जो लेवल है उसको भी कंपनी ने जो थोड़ा सा सपोर्ट वहां पे लिया था, लेकिन उसके बाद उसको तोड़ नहीं पाई। उसके बाद दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो फिलहाल लगभग 55 के आसपास कंपनी एक रेजिस्टेंस महसूस कर रही है, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर भी दिखा रहा है। तो काफी अच्छी तरह से इसका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो काफी इफेक्टिव है इस स्टॉक के ऊपर। तो दोस्तों अगर हम इसका शॉर्ट टर्म के अंदर अगर इसका रेजिस्टेंस देखते हैं तो 55 रुपए के आसपास है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो लगभग 115 के आसपास जो सबसे ऊपर है, अगर उसको तोड़ता है तो कंपनी के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ हो सकती है और शेयर काफी ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके SWOT एनालिसिस की, कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्ट्रेंथ की। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो पिछले 2 साल से इंप्रूव हुआ है, तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ है। दोस्तों उसके बाद आता है कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने कोई भी शेयर प्लीज नहीं किया हुआ या कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ, तो ये भी कंपनी के लिए स्ट्रेंथ है। उसके बाद दोस्तों आता है कि कंपनी ने अपना जो रेवेन्यू है वो पिछले 2 क्वार्टर में इंप्रूव किया है, तो ये भी कंपनी के लिए स्ट्रेंथ है। उसके बाद दोस्तों आता है कि जो DII है उन्होंने लास्ट क्वार्टर के अंदर कंपनी के अंदर जो अपना स्टेक बढ़ाया है वो भी कंपनी के लिए पॉजिटिव है और इसकी स्ट्रेंथ में काउंट होता है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं इसकी वीकनेस की। तो दोस्तों पहला रेड फ्लैग ये है कि जो कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है वो इसके अर्निंग के कंपेयर में ज्यादा है, काफी हाई है, तो ये कंपनी के लिए रेड फ्लैग है, वीकनेस है बहुत बड़ी। दोस्तों उसके बाद ये वीकनेस है कि जो प्रमोटर हैं उन्होंने पिछले क्वार्टर्स के अंदर लगभग 2% से ज्यादा हिस्सेदारी कम की है, लगभग 3%। ये आप मान सकते हो कि 3% जो स्टेक कम किया है प्रमोटर ने, ये कंपनी की वीकनेस दिखाता है दोस्तों। उसके बाद आता है कि म्यूचुअल फंड ने आपने देखा लास्ट क्वार्टर के अंदर भी स्टेक अपना डिक्रीज किया है, ये भी कंपनी के लिए एक वीकनेस है। और दोस्तों उसके बाद आता है कि जो कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब नेगेटिव में जाता जा रहा है नेट कैश फ्लो, तो ये भी कंपनी के लिए काफी बड़ी वीकनेस है। और दोस्तों उसके बाद आता है कि कंपनी जो अपना डेप्ट है वो बढ़ा रही है, मतलब ये तो ठीक है कंपनी के ऊपर ज्यादा डेप्ट है वो तो ठीक है, लेकिन कंपनी इस सिचुएशन में आके अपना डेप्ट और भी बढ़ा रही है, तो ये कंपनी के लिए एक बहुत ही नेगेटिव बात है और कंपनी की वीकनेस में काउंट होगी। दोस्तों उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी कि कंपनी के अंदर अपॉर्चुनिटी क्या है। दोस्तों पहले अपॉर्चुनिटी ये है कि जो इसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं या प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो काफी सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी अपने को अवेलेबल है, इसलिए इसको खरीदा जा सकता है, ये बाई जोन के अंदर है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कि जैसे बेंजामिन ग्राहम वैल्यू स्क्रीन एक एक्सपर्ट स्टॉक स्कैनर है जिसके हिसाब से ये एक वैल्यू बाइंग हो सकती है। दोस्तों अगर आपको बेंजामिन ग्राहम वैल्यू स्क्रीन के ऊपर अगर आप नहीं जानते, उसको जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों उसके बाद आता है कि स्टॉक की प्राइस अर्निंग रेशियो वो लगभग 10 रुपए के आसपास है, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंपनी में बाई करने की। उसके बाद दोस्तों आता है कि जो कंपनी की जो फिलहाल जो डिलीवरी परसेंटेज चल रही है वो प्रीवियस डे से ज्यादा है, मतलब कंपनी के अंदर ज्यादा डिलीवरी उठाई जा रही है, तो ये भी कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों अब बात करते हैं हम थ्रेट की। दोस्तों कंपनी के अंदर थ्रेट ये भी है कि लास्ट क्वार्टर में इसने जो रिजल्ट पेश किया है उसके अंदर अपने प्रोविजंस बढ़ा दिए हैं कि जो ये कंपनी लोन देती है लोगों को, इसका जो सेक्टर है उसके अंदर इनके लोन है वो वापस नहीं आ रहे, तो ये उन्होंने अपना प्रोविजन दिखाया है, तो ये कंपनी के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है, क्योंकि पहले ही कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है। अगर इन्होंने किसी को लोन दिया है, अगर वो वापस नहीं रिटर्न करेंगे तो कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके प्राइस फोरकास्ट की। जैसा कि आप देख पा रहे हो अगर हम बेस लाइन 42 रुपए लेते हैं तो अगर ये लो रिटर्न भी देता है तो 56% के आसपास रिटर्न दे सकता है और इसका टारगेट रहेगा लगभग 67 रुपये। लेकिन अगर ये मीडियम रिटर्न देता है तो लगभग 176% का रिटर्न दे सकता है और इसका टारगेट रहेगा 118 रुपये। लेकिन अगर ये हाई रिटर्न देता है तो लगभग इसका जो रिटर्न है वो 216% का रहेगा और इसका जो टारगेट रहेगा वो 135 रुपए के आसपास रहेगा। दोस्तों ये सिर्फ एक अनुमान है,
प्लीज आप इसको देख के इस स्टॉक को बाई बिल्कुल भी मत करना। इस स्टॉक्स को बाई करने से पहले आप एक बार अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी एडवाइस जरूर ले लेना। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस स्टॉक के ऊपर मेरी क्या ओपिनियन है। दोस्तों ये स्टॉक मेरी विश लिस्ट के अंदर है, लेकिन मैं इसको खरीदूंगा नहीं अभी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें है कि जो इसका बिजनेस तो मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन जो उसका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो मुझे काफी कंफ्यूजिंग लगता है। तो इस चक्कर में मैं इस कंपनी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन अगर ये 30 रुपए के नीचे आता है तो इसके अंदर मैं एक छोटी सी रीजनेबल बाइंग जरूर कर लूंगा, 15-20 हजार रुपए की। आप अपने हिसाब से इसमें बाइंग कर सकते हो कि अगर मेरे को 15-20 हजार रुपए का अगर लॉस हो जा रहा है या फिर कुछ भी नहीं मेरे को वापस नहीं आता है तो मुझे कोई ज्यादा इश्यू नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं उसको 15-20 हजार रुपए बाइंग करके उसको छोड़ दूंगा। बाकी अगर अच्छा रिटर्न दे दिया तो मेरे बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो ये मेरा इसके ऊपर राय है कि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में इन्वेस्ट करना, जो पैसे आपके लिए एक्स्ट्रा हो, जो आपको अगर मान लो अगर वापस नहीं आते हैं तो भी आप काम चला लोगे, इतना ही रुपए इन्वेस्ट इसके अंदर करना। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप किस चीज के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।